Hey guys, hope you are doing well. You are welcome in Achievers पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो आज हम कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। आपने जनरल अपनी लाइफ में भी देखा होगा, कोई भी आप बजट बनाते हो या आप कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप घर के कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे आपके पास कुछ बजट होता है। ये तो नहीं है कि मार्केट में जिस रेट पे जो जो आपको पैसा बता दे उस रेट पे आप खरीद लोगे। आपके पास बजट होता है, देखना होता है कि आपके पास कितना बजट है। कितना बजट है, अगर आपके पास मान लो कि 40,000 का बजट है और लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि पहले तो देखना ये होगा कि आपका पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो? वो सारे चीज़ें उसमें है या नहीं है, ओके। और देन आप देखोगे उस बजट में आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? सब चीज़ का फ़ोरकास्ट करोगे आप कि ये मुझे लैपटॉप सूट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं? तो इसी तरह से जब कोई कैपिटल कैपिटल क्या होता है? पूँजी। बिज़नेस के अंदर कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाते हैं, तो एक बिज़नेस को यह देखना होता है कि इस बिज़नेस से मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्या मैं मतलब कि बहुत कम टाइम में जो है अपना जो भी उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट मैं निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक है? और क्या ये जो प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाऊँगा, यह इसमें मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और इसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इसको हम मतलब कि कैसे हम बन निकालते हैं कि ये बजट मेरे लिए सही रहेगा या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो हम कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं कि ये बजट कैसा रहेगा मेरे लिए, ये मतलब कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ठीक है या नहीं है। देन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कैपिटल बजटिंग। देखिए, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड। देयर आर डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर कैपिटल बजटिंग। कई सारे मेथड है कैपिटल बजटिंग को मतलब कि निकालने के लिए। द ट्रेडिशनल मेथड्स आर और नॉन डिस्काउंट मेथड इंक्लूड। इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड भी बोलते हैं। ये आपका कौन सा है? पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये दो मेथड का नाम आप याद कर लेना। ये आपके ट्रेडिशनल भी कहलाते हैं और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स भी कहलाते हैं। पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप बताओ कि नॉन डिस्काउंटिंग मेथड बताओ या क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। पे बैक पीरियड मेथड होते हैं और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड होते हैं। ओके। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स कौन से होते हैं? ये आपका होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड, and profitability index method and IRR, internal rate of return। ये तीन मेथड आपके जो कहलाते हैं, ये आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स कहलाते हैं। तो इन मेथड्स आपको पहली बात तो ये मेथड्स याद होना चाहिए और इनमें भी आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, कौन सा मेरा नॉन डिस्काउंटिंग और ट्रेडिशनल मेथड है। तो नॉन डिस्काउंटिंग और ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं आपके? पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके कौन से हैं? नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। और डिस्काउंटिंग मेथड कौन से आपके? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये नोट डाउन कर लेना और इसे याद कर लेना। अब देखिए एक-एक करके हम टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उससे रिलेटेड हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स पर फोकस करेंगे। पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड जैसे कि इसके नाम में ही पता लगता है कि जितनी आपने कॉस्ट निकाली है, ठीक है? किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, कितने कम टाइम में जो है आपकी वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। मतलब कि उसमें एक अंतराल में जैसे कि देखिए, as the name suggests, this method refers to the period in which the proposal will generate cash to recover the initial investment। जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा है वो कितने टाइम में, कितने मतलब कि ड्यूरेशन में जो है आप जो है उसे रिकवर कर लेते हो। It purely emphasizes on the cash inflows, economic life of the project and investment made in the project with no consideration to time value of money। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है इस वाले मेथड में।
ओके, इसमें सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, उसे जो है वो एनुअल कैश, जैसे कि पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कैश आउट आपने पैसा लगाया डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश फ्लो आप कितना, आपकी जो कितना एक्सपेक्टेशंस है, एनुअल कैश फ्लो कितना, उससे डिवाइड कर दोगे तो पेबैक पीरियड आपका आ जाएगा। विथ सिंपल कैलकुलेशन सिलेक्शन और रिजेक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है कि अगर आपके मतलब कि ये पॉजिटिव आता है, मतलब कि तो ये यानी कि आप जो है इसे एक्सेप्ट करोगे। उसको आगे देखते हैं वो सब चीजें। However, as the method is based the thumb rule, it does not consider the importance of time value of money and so the relevant dimension of profitability. तो इसका फॉर्मूला क्या है, पे बैक पीरियड इक्वल टू कैश आउटले इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक एनुअल कैश इनफ्लो। ओके, अब दो प्रोजेक्ट हैं, दो प्रोजेक्ट मान लो कि आपने लगाए हैं, तो पेबैक पीरियड मेथड से आप कैलकुलेट करते हो। एक में आपका आपका जो रिकवर हो जाता है वो 5 साल में रिकवर हो जाता है। एक में आपको 3 साल में ही जो है आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है वो आपकी कॉस्ट जो है मतलब कि 3 साल में रिकवर हो जाए। ऑब्वियसली आप जो 3 साल जो पीरियड मतलब कि कम होगा, जितने कम पीरियड में हम जो है अपना रिकवर कर लेंगे, वही प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट माना जाएगा। इस पीरियड इस मेथड से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो पे बैक पीरियड इक्वल टू कैश आउटले इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक एनुअल कैश इनफ्लो। और देखिए कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। अब देखिए कॉस्ट कितनी लगी है, 1-1 लाख दोनों प्रोजेक्ट में हमने लगा दिया। ओके, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर फ्यूचर कैश फ्लो कितना है, देखो फर्स्ट ईयर में 50,000 आता है। ओके, सेकेंड ईयर में देखिए 50,000 आता है इसमें। दूसरे प्रोजेक्ट में लेकिन क्या है, 5,000 ही रिकवर हो रहे हैं। थर्ड ईयर में जो है इसमें दूसरे में 5,000 ही रिकवर हो रहे हैं। ओके, और फोर्थ ईयर में नन। अब जब देखोगे आप तो देखो 2,10,000 यहाँ पे टोटल आता है, यहाँ पे दूसरे में आता है 1,10,000। ओके, अब यहाँ पे देखोगे पे बैक पीरियड 2 ईयर आता है यहाँ पे, कि आपका जो है पे बैक पीरियड जो यहाँ पे क्या है, तो जो 1 लाख है ना, 1 लाख जो प्रोजेक्ट ए में है वो 2 साल में ही आपको रिकवर हो जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट बी में 1 ईयर मतलब कि प्रोजेक्ट में, हाँ सॉरी, प्रोजेक्ट बी में देखोगे आप कि 1 ईयर में 1 साल में रिकवर हो जा रहा है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे 1 साल में हमारी कॉस्ट वापस आ जा रही है। अब बाकी ईयर में जो हमें मिलेगा वो हमारा एक तरह से गेन है, हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट है। तो payback period of project B is shorter than A, but project A provides higher returns. अब एक चीज और देखोगे, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ए का जो प्रोवाइड्स हायर रिटर्न, ये रिटर्न हायर देता है, हेंस प्रोजेक्ट ए इज द सुपीरियर टू बी। प्रोजेक्ट ए सुपीरियर है। देखो प्रोजेक्ट बी में क्या है कि 1 साल में रिकवर तो हो जाए, लेकिन उसके बाद का देखो आप, उसके बाद का आप देखोगे तो वहां पे जो है उसका जो इनफ्लो है वो बहुत कम है, 5,000 भी नहीं आता। फिर यहाँ पे देखोगे सेकेंड ईयर में भी 50,000 आ रहा है, थर्ड ईयर में 1,10,000 आ रहा है। Okay, so payback period of project B is shorter than A, but project A provides higher return. Project A higher return देता है, hence project A। अब देखोगे कि प्रोजेक्ट बी 1 साल में तो कॉस्ट रिकवर हो जा रही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे कि 4 साल का जो आप पूरा ग्राफ देखोगे इसका, तो उसमें कि 1,10,000 ही आपको मिल रहे हैं। बट प्रोजेक्ट ए में आपको मिल रहे हैं 2,10,000 आपको मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट 2,10,000 जो है आपको मिल रहे हैं। तो सुपीरियर है कौन सा, प्रोजेक्ट ए। अभी देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। ARR क्या है, दिस मेथड हेल्प्स टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का जो डिसएडवांटेज है उसको ये कवर करता है। द रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द अर्निंग इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। It works on the criteria that any project having ARR higher than the minimum rate established by management will be considered. Those below the predetermined rate are rejected. अगर below जो भी रेट डिसाइड किया हुआ है उस रेट से अगर मतलब कि नीचे रहता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका, ARR का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, एवरेज इनकम, कि उसकी ये इनकम के ऊपर बेस्ड है कि एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। देखो एवरेज इनकम का एवरेज ले लोगे और डिवाइड कर दोगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, तो आपका क्या जाएगा, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दिस मेथड टेक्स इनटू द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट,
प्रोवाइड्स बेटर मींस कंपैरिजन, ये बेटर मींस माना जाता है कंपैरिजन का। इट आल्सो एंश्योर द कंपनसेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ नेट अर्निंग। ये किसके ऊपर बेस्ड है? अर्निंग के ऊपर बेस्ड है, नेट अर्निंग के ऊपर ये बेस्ड है। Okay, however, this method also ignores the time value of money. यह मेथड भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, डजंट कंसीडर द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, आल्सो इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्म्स ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या है अकाउंटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का? एवरेज इनकम, क्योंकि ये इनकम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला था आपका पेबैक पीरियड में था, वो इनकम को कंसीडर नहीं करता, वो पूरे इन्वेस्टमेंट को ही कंसीडर करता था कि कितना मिल जाता है, लेकिन ये इनकम को ही कंसीडर कर, इसका बेस क्या है? बेस क्या है? इनकम। यानी कि एवरेज इनकम को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, जो जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या लगेगी? ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब आते हैं हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है हमारा? इसमें मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। एनपीवी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, हमारा आईआरआर होता है। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कैलकुलेट्स द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू द लाइफ ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स की पूरी जो लाइफ होगी उसकी, पूरा उसका उसके बारे में बताएगा कि कितना इनफ्लो रहेगा, कितना आउटफ्लो रहेगा। These are the discounted through discounting factor से find out करते हैं। This technique takes into the account the interest factor and return after the payback period। आगे देखते हैं। देखिए एनपीवी, एनपीवी के नेट प्रेजेंट वैल्यू की, कोई किसी भी एसेट्स की जो है वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो आर कंपेयर टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज पॉजिटिव देन इट इज एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्टेड। इसमें यही है कि जो आपका, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल आपका जो प्रेजेंट वैल्यू उसका, नेट प्रेजेंट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट का जो भी, तो वो अगर आपका पॉजिटिव है तो उसे आप क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसे रिजेक्ट कर दोगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन भी आगे हम देखेंगे, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके फॉर्मूले वगैरह सब देखेंगे हम। द क्वेश्चन फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू एज्यूम द कैश इनफ्लो आर मेड द इनिशियल ईयर। देखिए फॉर्मूला है इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू का। ओके, एंड फॉर्मूला के सिंपल वे में देखे तो क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या? प्रेजेंट वैल्यू पीवीबी माइनस पीवीसी। पीवीबी के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, उसकी बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, जो आपको आने वाले सालों में मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट है, अपने पैसा जो लगाया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो क्या करोगे? क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी आ जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? दिस इज डिफाइंड एज द रेट at which the net present value of the investment is zero. The discounted cash inflow is equal to the discounted cash outflow. आईआरआर क्या होता है? जहां पे एनपीवी आपका मतलब कि फेल हो जाता है, मतलब कि वहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे यही नहीं पता लग रहा कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, तो वहां पे आईआरआर का हम इस्तेमाल करते हैं। However, the computation of IRR is a tedious task, मतलब कि बहुत ही टेढ़ी कील है ये, मतलब कि बहुत माथा पीछी करना पड़ता है IRR निकालने में। It is called internal rate of because it depends on the solely on the outlay of the proceeds associated with the project, not the rate determined outside the investments। तो मतलब कि यहाँ पे ये आयरर कहाँ पे फेल हो जाता है? जहाँ पे मान लो कि आपके मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, आपका किसी किसी ईयर में आपका पॉजिटिव आ रहा है, किसी ईयर में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएट करेगा ना इनफ्लो, तो वहां पे आयरर कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो आईआरआर, आईआरआर आईआरआर कुछ देखो, नेट एनपीवी में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और आईआरआर में हम करें डिवाइड कर देते हैं। देखो जितना भी मतलब कि जो बेनिफिट्स है ना आपके,
उसको आप जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉस्ट है आपकी, उससे आप क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। इफ IRR ग्रेटर देन के, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा है IRR, जो रेट आप, जिस रेट पे आपने जो है इन्वेस्टमेंट मतलब कि किया है, उस जो आपके पहले से आपने डिटरमिन कर रखा है, उस रेट से ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट करोगे। अगर उससे के से अगर लेस देन है IRR आपका, देन आप रिजेक्ट करोगे। डब्ल्यू से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, WACC, द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? एक रेशियो होता है। Okay, at the required rate of return to the initial cash outflow, the investment. It may be gross or net, being the simply gross mean. The formula to calculate profitability index on the benefit cost BC ratio is follows. The क्या था? Present value cash inflows. जो भी आपका cash inflows हैं, present उसका present value divided by initial cash outlay. जो भी आप, यानी कि जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जो है आपकी, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके। पीआई इक्वल टू एनपीवी। एनपीवी बेनिफिट, एनपीवी कॉस्ट, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट बेनिफिट्स का नेट प्रेजेंट वैल्यू और इसका कॉस्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका आ जाएगा। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। ऑल प्रोजेक्ट्स विद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 इज एक्सेप्टेड। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है। प्रॉफिट एनपीवी में हम क्या करते थे? एनपीवी में हम क्या करते थे? माइनस करते थे। ये जो आपका एनपीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस में एनपीवी ऑफ कॉस्ट जो है, कॉस्ट का एनपीवी, इनसे इनको माइनस कर देते हैं। बस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करते हैं हम? डिवाइड कर देते हैं। ओके। अब आईआरआर के बारे में भी, अब जो टेक्निक्स है हमारे सारे, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आपका एनपीवी, एआर, इन सब के इनके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आगे अब देखते हैं। अब ये थोड़ा सा है कि इंपॉर्टेंस समझ ले कैपिटल बजटिंग का क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको उसमें कोई रिस्क जो है उसको मेजर करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व द मोर फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज वाई प्रॉपर प्लानिंग थ्रू द कैपिटल बजटिंग। क्योंकि कैपिटल बजटिंग, जो कैपिटल होता है ना बजटिंग, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि अगर एक गलत फैसला आपका हो गया तो आपके जो बिजनेस है वो डूब जाएगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इरिवर्सिबल वंस, मतलब कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया उसे रिवर्स नहीं कर सकते। okay? तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के इसका फैसला लेना पड़ता है। परमानेंट एसेट्स परचेज, डिस्पोजल, सेल, इनकम लॉसेस। लॉन्ग रन इन द बिजनेस, कैपिटल बजटिंग रिड्यूस द कॉस्ट, well bring change in the profitability of the company. It helps avoid over the under investment. Proper planning analysis of the project help in the long run. सिग्निफिकेंस क्या है? कैपिटल बजटिंग इन एसेंशियल टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये। ओके। एंड कैपिटल बजटिंग प्रोवाइड्स अ वाइड स्कोप फॉर फाइनेंशियल मैनेजर टू इवेल्युएट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट को आप इजीली जो है मतलब कि इवेल्युएट कर सकते हो इन टेक्निक्स के द्वारा। इट हेल्प्स एक्सपोजिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि रिस्क रिस्क को जो है एक्सपोज करने, उसे मेजर करने में ये हेल्प करती है टेक्निक्स। Okay. Ultimately, the fate of business is decided how optimally the available resources are used. मतलब कि बिजनेस का पूरा जो फेट है वो इस चीज से डिसाइड हो जाता है कि कितना वो मतलब कि सही तरीके से उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है या कर सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे क्या दिखा है? द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट $50,000, $50,000 कॉस्ट है, एंड इट जनरेट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो ये जनरेट करता है ये प्रोजेक्ट 20,000, 50,000, 25,000, 10,000 इन 4 ईयर। 4 ईयर में ये जनरेट करता है ये, इस तरह से इसके इनफ्लोज हैं। यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स मेथड्स अप्रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द proposed investment assuming at the rate 10%। 10% रेट आपका दे रखा है। कैश इनफ्लोज क्या है? देखो 20,000, 50,000, 25, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालोगे? ये 10%, 10% है, कुछ नहीं करोगे,
जो आपका जो रेट है ना, जैसे मान लो कि अगर आप कैलकुलेटर से अगर निकालोगे इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करता है, उतने से ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि 110 या 10% है, वो 110/100, इसको जब निकालोगे तो आएगा 0.909। ठीक है, 0.909। अब उसी फिर 110/100 को फिर आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपका आ जाएगा 0.826। फिर कैलकुलेटर में आप इक्वल टू करते जाओगे, जितनी बार करोगे उतनी बार जितनी आपके नंबर ऑफ ईयर्स है उतने बार आप करोगे तो आपके इस तरह से रेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो ये आपके क्या है, रेट्स है, रेट्स आ गए। अब इन रेट्स को फर्स्ट ईयर में इतना था 0.909, सेकेंड ईयर में इतना था, इतना ये रेट है, 10% का रेट है। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज आ जाएंगे आपके कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी उस इनफ्लोज की। ठीक है, क्वेश्चन ने तो बोला कि एस्टिमेशन है कि तो फर्स्ट ईयर में इतना आ जाता है, सेकंड ईयर में इतना आ जाता है 15,000 25,000, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? तो प्रेजेंट वैल्यू का आप जो टोटल कर रहे हो तो कितना आ जाए, $56,175, इतना आ जा रहा है। इन्वेस्ट कितना किया था? $50,000 किया था। अब यहाँ पे देखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 56,175। अब देखो इनिशियल आउटले आपका कितना था, 50,000। आउटले क्या होता है? आपकी जो कॉस्ट है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस कर दिया आपने। मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, आप जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज है, एनपीवी, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज है, और माइनस में क्या कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट, उसको माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये एनपीवी आ जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्ट होगा, अगर नेगेटिव आता तो ये एक्सेप्ट नहीं होता। अब ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? एनपीवी आपने निकाल लिया तो पीआई निकालना भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। यानी कि जो भी आपके इन्फ्लोज है, एनपीवी और पीआई दोनों आपस में रिलेटेड है। एनपीवी निकाल लिया तो पीआई भी निकाल लोगे अब इजीली, कुछ नहीं करना। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज है, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, आप इनिशियल कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर दोगे तो 1.1235 ये आ गया। अब क्योंकि अब इसमें अब देखोगे इसका जो इन्वेस्टमेंट ये रिसर्च, तो ये भी क्या है, ये मतलब कि ये नेगेटिव नहीं जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही है। वन से कहते हैं, वन से ज्यादा होना चाहिए, वन से ज्यादा है तो ये मतलब कि एक्सेप्ट होगा। अब देखिए मैंने पीआई यहाँ पे बता रखा होगा, पीआई ये देखो, ऑल प्रोजेक्ट्स विद पीआई वन वन इज एक्सेप्टेड, यानी 1.0 इज एक्सेप्टेड, तो वो क्या है, वन से ज्यादा ही है तो वो एक्सेप्ट होगा। ये क्या रहा है, 1.1235, 1.0 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से भी एक्सेप्ट हो रहा है और एनपीवी से भी एक्सेप्ट हो रहा है। Now, as PI is higher than one, proposal can be accepted, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ले, कैसे निकाल लिया हमने, बस जितना भी प्रॉफिट आया था उसको हमने इनिशियल आउटले से डिवाइड कर लिया तो ये नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ गया हमारा। तो ये इतना निकालने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये होता है एनपीआई, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट नेट अगर निकालना हो, नेट नेट वर्ड अगर आ जाए तो इस तरह से निकल, प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे बस, और फिर क्या करोगे, जो जितना भी आया था आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में से -1 कर दोगे तो आपका एनपीआई आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नाउ प्रॉब्लम 2 भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम 2 क्या है, बोल रहा है, देखिए इसमें भी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मशीन ए में दे रखा है आपका 24,000, 32,000, 40,000, 24,000, 16,000, 5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे है। मशीन बी में मशीन बी की इनफ्लोज इस तरह से है, 8,000, 24,000, 32,000। ओके, ए कंपनी इज कंसिडर परचेज मशीन ए एंड बी एल अवेलेबल एट 80,000 ईच, यानी कि कह रहा है कि 80 हजार ईच जो है में मतलब कि अवेलेबल है मार्केट में। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। देन अब कह रहा है कि इवेल्युएट द अल्टरनेटिव, पे बैक पीरियड मेथड से निकालो, रेट ऑफ रिटर्न मेथड से निकालो,
एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से निकाल लो। डिस्काउंटेड रेट दे रखा आपका 10%। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे निकालते हैं। मशीन ए, मशीन बी, और कॉस्ट कितनी है आपकी 80,000 कॉस्ट है ये। अब बाकी मशीन ए की इनफ्लो 5 साल की दे रखी है, मशीन बी की इनफ्लो दे रखी है 5 साल की। अब देखिए पे बैक पीरियड से निकालोगे क्या होगा। 24,000 ऑफ 40,000 इक्वल टू 2 years। 24,000 of 40,000 equal to 2 years and 7.2 months आ रहा है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड से अब देखो पे बैक पीरियड यहाँ पे देखो ये क्या है। फर्स्ट ईयर में कितना 24,000 आ रहा है, 24,000। और यहाँ पे आप देखोगे अब 40,000, 40,000 में से 24,000 इक्वल टू 2 years में, 2 years में 2 years में एंड 7.2 months पे बैक। मशीन ए का निकालोगे तो कैसे निकलेगा 24,000 प्लस 32,000 और वन 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 बटे 1355 ऑफ 40,000, ये आ जाएगा 2 3/5 years। ये जब मशीन ए का आता है पे बैक पीरियड मेथड। मशीन बी में क्या है 8,000 24,000 32,000। ओके, एंड वन थर्ड ऑफ 48,000, वन थर्ड ऑफ 48,000, ये कितना आ गया 3 and 1/3 years। अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड मशीन ए विल बी प्रिपेयर्ड। कह रहे मशीन, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो है मतलब कि लगभग 2.5 साल से कम में ही जो है ये आपका आ जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है मशीन ए में। क्योंकि देखो एक चीज देखो आप 24 मशीन ए का क्या है 24,000, देखो एक मिनट 24,000 आ गया एंड 32,000, 32,000 आ गया, कितने हो गए 56,000, 56,000 एंड 56,000 है। अब अब ये देखो आपके 56,000 माइनस में 80,000 करोगे तो कितना आ जाए 48,000, 24,000। ओके, 24,000 और चाहिए। अब क्या करोगे 40,000, 40,000 का आप ये निकालोगे, 40,000 का 1/3 कर दोगे, 3/5 कर दोगे तो ये आ जाएगा 24,000, जैसे कि जस्ट लाइक है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी है 40,000 का 3 तो ये 24,000 आ जाएगा। तो 24,000 ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि 2/3/5 ईयर्स में जो है रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखो मशीन 24,000 32,000, अब जितना रेस्ट बचा है उतना जो उसको जो है अब क्या करोगे इससे मतलब कि इससे कैलकुलेट करोगे इसमें से कितना आपका जो है रिकवर हो जाए, यानी कि तीसरे साल में जो है तीसरे साल से पहले ही आपका जो रिकवर हो जा रहा है। और मशीन बी में देखोगे आप तो मशीन बी में क्या रहा है 3 ईयर क्रॉस कर जा रहा है, जो आपकी जो कॉस्ट को रिकवर करने में 3 ईयर क्रॉस कर जा रहा है। तो कौन सा प्रेफर होगा, प्रेफर आपको मशीन ए वाले को आप प्रेफर करोगे। क्यों, क्योंकि 3 साल से पहले ही आप इसे रिकवर कर रहे हो। और मशीन बी में क्या रहा है कि 3 साल को क्रॉस कर जा रहा है उसको रिकवर करने में, उस कॉस्ट 80,000 को रिकवर करने में। ओके, पे बैक पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए टोटल कैश फ्लो कितना मशीन में 1,36,000 है, मशीन बी में कितना है 1,44,000 है टोटल कैश फ्लो जो हो रहा है। ओके, एवरेज एनुअल कैश फ्लो, एवरेज 5 साल से डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो इसमें मशीन ए में आ रहा है 27,000, मशीन बी में आ रहा है 28,800। एनुअल डेप्रिसिएशन 80,000 को 5 से डिवाइड कर दोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दोगे एनुअल, तो ये कितना आ जाएगा 16,000, इसमें भी 16,000 दिया रहा है। ओके, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल सेविंग कितनी होगी आपकी जो 27,000 क्या आई थी एवरेज एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 11,200। और यहाँ पे कितना है मशीन बी में 12,800 आया, 12,800 आया। अब क्या करोगे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। मैंने क्या बताया था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालते समय में क्या चाहिए होता है
एवरेज इनकम को एवरेज इन्वेस्टमेंट से आपको डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से, ये परसेंटेज में आता है। तो देखो एवरेज इनकम निकाल लिया मैंने, एवरेज एवरेज इनकम, एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया किससे, एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर 80,000 की कॉस्ट थी, कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी। ओके, देन आपको देखो यहाँ पे आ रहा है 28%, यहाँ पे आ रहा है 32%। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड्स, बी विल बी प्रेफर्ड, बी विल बी प्रेफर्ड ड्यू टू हायर रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि देखो मशीन बी में क्या है, आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, 32% का रिटर्न मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ये सॉरी, ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से अगर इसको देखो, इस केस को देखोगे तो होप ये भी आपको, इसकी भी कैलकुलेशन आपको आ गई होगी कि जो इसमें जो भी हायर होता है, जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में जितना परसेंटेज हायर होगा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाकी रेस्ट को छोड़ दिया जाएगा। सी आता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमने निकाला ही थे अभी, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को दे रखा है, कुछ नहीं, जस्ट जस्ट पढ़ने वाली बात है। ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू निकाला, रेट 10% दे रखा था, रेट मैंने निकालना, डिस्काउंटिंग फैक्टर करना आपको बता ही दिया था मैंने, कैसे करते हैं। ओके, कैसे करके कैलसी में इजिली आप निकाल लोगे इससे। फिर कैश फ्लो आपका ये रहा देगा 5 साल का। फिर पीवी निकल जाएगा, यानी कि रेट को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीवी आ जाएगा आपका, पीवी आ जाएगा। देन मशीन, मशीन बी का निकाल लो, मशीन बी का कैश कैश फ्लो कैसे निकलेगा, ये 8,000 दे रखा, पीवी निकालो। तो मशीन बी का पीवी और मशीन ए का पीवी, अब देखोगे मशीन ए का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1,04,000 और मशीन बी का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 1,03,000, 1,00,000 1,03,784। ओके, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन ए का कैसे निकालो, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालो कि जितना इन मतलब कि उसका वो है आपका इनफ्लोज है, इनफ्लोज का टोटल इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू माइनस में टोटल आपका जो कॉस्ट है उसका उसका मतलब कि उसको कॉस्ट को जो है माइनस कर दोगे। देन आपका क्या आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी। ओके, तो आप अब देखोगे यहाँ पे 24,000 आ रहा है ए और 23,000 आ रहा है आपका क्या, इसमें दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कौन सा एक्सेप्ट होगा, ऑब्वियसली जो आपका जहाँ पे आपको मतलब कि ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव आए, अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन ए विल बी प्रेफर, क्यों, क्योंकि वो पे हायर आ रहा है आपका, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसका बढ़िया आ रहा है और ज्यादा आ रहा है। तो machine A will be preferred and its net present value higher than that of B. Okay, तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों तो आपको आ गए होंगे, पे बैक पीरियड भी बता दिया आपको। अब रह रहा है आपका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस करते हैं हम। तब मशीन ए कैन रिड्यूस एनुअल कॉस्ट, देखिए दे रखा है एक मशीन है कि 40,000 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है इसकी, कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट जो है 2,23,000 है, तो यूजफुल लाइफ है कितनी, 15 साल दे रखा है, विद जीरो रेजिडुअल वैल्यू। अब देखिए IRR कैसे निकालते हैं, मशीन कैन रिड्यूस एनुअल कॉस्ट बाय 40,000, 40,000 उसकी जो है एनुअल कॉस्ट है, अब द कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि वो आपको 40,000 आपका बता रहे हैं, ये टोटल कॉस्ट मशीन की है तो 2,23,000, यूजफुल लाइफ भी आपको 15 दे रखा है। और यहाँ पे आपको देखो इज इट एक्सेप्टेबल इफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज कैपिटल इज 16%, और 16% आपको मतलब कि कॉस्ट दे रखा है, इसकी रेट दे रखा है, इसका रेट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो कैसे निकालोगे, 2,23,000 क्या था आपका कॉस्ट था, 2,23,000 मशीन की कॉस्ट था, और कह रहा है कि नेट, देखो IRR का फॉर्मूला क्या है, नेट एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कि जितनी इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड है उसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, 5.575। अब जो ये रेट आया आपका, ये जो मतलब कि इसके बाद जो आया है डेसिमल में है, इसको आपको जो है एन्युटी टेबल में देखना पड़ेगा, टेबल में देखना पड़ेगा। नाउ सी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर इन 15 ईयर इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी टेबल में इसको देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मतलब उसका रेट कितना आएगा।
ठीक है, इट इज 16% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देयरफॉर 16%। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 16% ही आता है, 16% आ रहा है, तो 16% आ रहा है, देन ये एक्सेप्टेबल होगा। 16% से अगर नीचे होता तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। ओके, इसमें आईआरआर में आपको कोई एन्युटी टेबल का यूज करना होगा आईआरआर निकालने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन में क्या है, 40,000 उसकी मशीन कैन रिड्यूस एनुअल कॉस्ट कितनी है, हर साल की कॉस्ट कितनी, 40,000 है। ओके, द कॉस्ट ऑफ मशीन 2,23,000 एंड पूरी जो मशीन की कॉस्ट है 2,23,000 है। ओके, एनुअल उसकी कॉस्ट इतनी है, तो क्या जितनी कॉस्ट इसकी रिक्वायर्ड एनुअल मतलब एस्टिमेट किया हुआ है कि 40,000 इसका होना चाहिए, और मशीन की पूरी द कॉस्ट ऑफ मशीन कितना देखो 2,23,000 टोटल कॉस्ट दे रखी है। ओके, क्या करोगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फैक्टर नेट एनुअल कैश इनफ्लो, नेट एनुअल कैश फ्लो कितना है 2,23,000। ओके, देन 2,23,000 एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट जो भी रिक्वायर्ड 40,000, 40,000 डिवाइड कर दिया 5.575 आ गया। कंक्लूजन कर, द इन्वेस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रोमिस्ड बाय मशीन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है, जितना उसने बताया कि 16% जो है होना चाहिए, और 16% हमारा एन्युटी टेबल में आ रहा है। तो आईआरआर निकालने के लिए इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पेचीदा काम होता है आईआरआर निकालने के, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सारी चीज आप इजिली निकाल सकते हो, पे बैक पीरियड आप इजिली निकाल सकते हो। ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं। ओके, देन आपको प्रोबेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी निकालना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कहीं पे वो हो कि डिस्प्यूट हो कि किस में किसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस समय समझ में नहीं आ रहा डिसीजन लेने में, तो वहां पे हम हमेशा एनपीवी को ही चूज करते हैं। एनपीवी जो है हमेशा बेस्ट माना जाता है, एनपीवी हमेशा बेस्ट माना जाता है। तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स। अगर अब फिर भी लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि उस टॉपिक पे मैं जो है दोबारा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं। देन मैंने कैपिटल बजटिंग की जो है सारे जो मेथड्स हैं वो लगभग लगभग कवर कर दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो अगर आपको समझ नहीं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक एक मेथड का मैंने क्वेश्चन जो है सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, तो ये आपका हो जाता खत्म। तो ये मेरा चैनल है अचीवर पाठशाला। ओके, देन आपका आज का कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, सो दैट आई कैन इम्प्रूव वीडियोस फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, देन इसको अगर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स को जो शेयर जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास पहुंचाता रहूं, अपलोड करता रहूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।